हेलो नमस्कार दोस्तों, एसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक और महत्वपूर्ण आप लोग के लिए सेट लेकर आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का, यानी कि सीडीपी का यह जो है पार्ट 5 है, जो कि आप लोग की आगामी आने वाली सीटीईटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे महत्वपूर्ण 4 और सेट जो है अपने चैनल पर मैं आप लोग के लिए उपलब्ध करा चुका हूँ और मैं आप लोगों से वादा किया था कि मैं रेगुलर आप लोग को जो है सीडीपी का क्लासेस जो है अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, यह जो सेक्शन है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 30 प्रश्न जो है आप लोग को पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न आप लोग को है ये। पहला प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों से ओतप्रोत घूमती है? शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओत-प्रोत घूमती है? ऑप्शन है आप लोगों के पास शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, बी शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, सी अधिगम परिस्थितियां, डी सभी विकल्प सही हैं। तो ये 4 विकल्प आप लोग को दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से आप लोग को जो है मेरे साथ-साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है अपना उत्तर टाइप करते चलिए और अंत में ज़रूर बताइए कि आप लोग कितना मार्क्स जो है आप लोग इसमें स्कोर किए हैं 30 में से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, आप लोग शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की बात यहाँ पर की जा रही है। तो दोस्तों, यह शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, इस पर भी ये भी एक मुख्य कारक है। शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया ये भी एक मुख्य कारक है। अधिगम परिस्थितियाँ ये भी मुख्य कारक है। तो इन्हीं के ओत-प्रोत घूमती है, यानी कि इसमें से सभी विकल्प जो है ना, ये सभी विकल्प जो है ये सही है। ठीक है? शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा है कि निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, बी उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, सी पढ़ाने की उत्सुकता, डी धैर्य और लगन। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि कौन-सा ऑप्शन जो है ये एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को इस प्रैक्टिस सेट को कम से कम मैं आधे घंटे के अंदर में ही इसको बहुत कम समय में आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूँ, ताकि आप लोग की परीक्षा में बहुत ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं। तो आप लोग बस एकदम साथ-साथ बने रहिए और एकदम बिल्कुल कम टू द पॉइंट, एकदम जैसे ही मैं प्रश्न बोलूँ वैसे ही आप लोग प्रश्नों का उत्तर देते चलिए। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, आप लोग का ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक को धैर्य और लगन जो है इसमें महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। ठीक है ना? ये प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो दोस्तों, आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आप लोग सीडीपी की क्लासेस रेगुलर चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर आप लोग के लिए बहुत सारा, चाहे वो हिस्ट्री हो जाए, करंट अफेयर हो जाए, आप लोग की ईटीसी क्लासेज हो जाए, अंग्रेजी की क्लासेज हो जाए, सारा क्लास हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग के लिए मौजूद है। ठीक है? तो आप लोग चैनल को विजिट भी करते रहिए और चैनल पर बने रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीसरा है कि बच्चों की जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी जो होती है वो शांत करनी चाहिए। ऑप्शन है जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई। तो बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है ना, वो कैसे शांत करनी चाहिए? तो दोस्तों, इसका तो जवाब आप लोग प्रश्न को पढ़ते ही आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों की जिज्ञासा जब हो, जब शिक्षक फुर्सत में हो, ऐसे थोड़े होगा भाई कि जब शिक्षक फुर्सत में हो तब उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। विद्यार्थी फुर्सत में हो, ऐसा भी नहीं होगा। कुछ समय के पश्चात, ये भी बिल्कुल सटीक नहीं होगा। सबसे सटीक यहाँ पर जो ऑप्शन है ना ये, कि जब विद्यार्थी यानी विद्यार्थी हो या बच्चा हो, जब भी उसका जो जिज्ञासा हो, तो उसकी जिज्ञासा को जो है तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, उसी समय शांत करना चाहिए। यानी कि जब वह प्रश्न पूछे, तो तत्काल उसी समय उसको उसके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। ठीक है? तो ये जो बात है, ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई जो है, ये जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा था? प्रश्न है आप लोग को कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? ऑप्शन है वुडवर्थ, बी रॉस्ट, सी एनास्ट्रीसी, डी इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन जो है, इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि कौन सा ये ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ना दोस्त, ये रॉस हो जाएगा, ठीक है ना। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये रॉस के द्वारा कहा गया था, ठीक है। ये रॉस जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 5वां नंबर, देखिए ये कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आप लोग के समक्ष लेकर आता हूँ और आप लोग जो है एक वीडियो को लाइक करके भी नहीं जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है कि कीडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ये कई बार कई परीक्षाओं में आप लोग को एसटीईटी पूछ ले या कई स्टेट के जो टीईटी एग्जाम जो होते हैं, आप लोग के सीटेट में भी ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि कीडरगार्टन ये जो विधि का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है मोंटेसरी, बी फ्रोबेल, सी डॉल्टन, डी हुक। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो कीडरगार्टन विधि का प्रतिपादन जो है ना दोस्त, ये जो किए थे फ्रोबेल किए थे। कौन किए थे? ये फ्रोबेल जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर है कि वाइगोट्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा, क्या कहा था वाइगोट्स्की ने? ये तो दोस्तों ऑप्शन है आप लोग के पास कि यह संस्कृति के अनुवांशिकी के कारण होता है, बी यह सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है, सी औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, डी यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है ये कौन सा ऑप्शन जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा वाइट वाइगोट्स्की के लिए, ठीक है ना। ये तो बाल विकास के बारे में जो वाइगोट्स्की ने जो कहा था, ये कहा था दोस्तों कि यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है, ठीक है ना। यह असामाजिक ये यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। तो ये प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है आप लोग के लिए कि जॉन जीन पियाजी के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? ये जीन पियाजे के अनुसार दोस्तों ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अमूर्त सोच का विकास, बी विचार या सोच में केंद्रीकरण, सी परिकल्पित निगम निगमात्मक सोच, डी संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। आप लोग बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा सही। आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते चलिए। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है इन प्रश्नों का सही सही जवाब देते चल रहे होंगे और आप लोग का शानदार रिवीजन जो है सीडीपी का चल रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आप लोग को ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। जीन पियाजे के ये संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण जो होता है यह विचार या सोच में जो है ये सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण जो है ये होना चाहिए, ठीक है ना। ये मुख्य गुण होता है जीन पियाजे के अनुसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 8 है देखिए आज का कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित जो शिक्षा होता है उसमें क्या शामिल होता है दोस्तों? ऑप्शन है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ से बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, ये ऑप्शन पर आप लोग नजर डालिए। बच्चों को एक कोने में बैठना, तो कोई भी बाल केंद्रित शिक्षा होता है ना दोस्तों, बच्चों को कोना में बैठना ये चीज तो बिल्कुल होगा नहीं। प्रतिबंधित प्रतिबंधित परिवेश में किसी भी चीज का अधिगम हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो बाल केंद्रित शिक्षा को प्रतिबंधित परिवेश में हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा का ये आधार ही होता है कि जिसमें खेल के साथ साथ अधिगम की भी जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए। इसलिए ये जो हो जाएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल सटीक हो जाएगा
कि बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां जो हो जाएगा ये बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर ये 9 है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, ये प्रश्न आप लोगों को। ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। ये चार ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें से इसमें बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो दोस्तों, जब भी बुद्धि का अधिकतम विकास की अगर बात की जाए ना, तो सबसे ज्यादा डेवलप जो होता है वो आप लोग को किशोरावस्था में होता है। ठीक है ना, किस में होता है, किशोरावस्था में होता है। तो ये ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है आप लोग को कि 10वां नंबर का प्रश्न है ये कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। ऑप्शन, बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, बी उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, सी उसके प्रयोगों का समर्थन करना, डी भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो भाषा के विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत जो है, यहाँ पर गलत पूछ रहा है। ठीक है ना, ठीक है, इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो ऑप्शन हो जाएगा ना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। भाई उसकी भी भाषा को मानिए। ठीक है ना, किसी भी चीज को विकास करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप जो कहे वही सब चीज सही है। ठीक है, सही है लेकिन उसकी भी भाषा को आपको जो है ये मतलब उसको समझना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो हो जाएगा उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना जो हो जाएगा, ये कतई जो है भाषा विकास में सहयोग करने वाला चीज नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए इस प्रश्न के अनुसार ये ऑप्शन जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। ये जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका की बात की जा रही है। ऑप्शन है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, बी जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, सी जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, डी जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए हुए हैं। इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों में जब जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका की अगर बात की जाए ना, तो उसको कम करने के लिए ये जो ऑप्शन जो हो जाएगा, यानी कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा जो है ये प्रभावशाली जो पद्धति हो जाता है। ठीक है ना, ये जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा जो है ये प्रभावशाली पद्धति हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है, यानी कि 12वां प्रश्न कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। यानी कि जब कोई अध्यापक जो है ये सामान्य कक्षा में पढ़ा रहा है तो उसको किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर अधिक अधिक ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन है शिक्षण तकनीक, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत विभिन्नता, पारिवारिक स्थिति। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सटीक जवाब हो जाएगा आप लोग को ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो हो जाएगा इस मनोवैज्ञानिक तत्व पर जो है ये विशेष ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना, ये व्यक्तिगत विभिन्नता जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आशा करता हूं कि आप लोग भी इसका ऑप्शन जो है सी ही लगाए होंगे। तो दोस्तों, आप लोग जो इतने शानदार प्रश्नों को जो है आप लोग इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। पूरे का पूरा 30 प्रश्न जो है आप लोग को 30-30 प्रश्न का जो है ये सीरीज चल रहा है, जैसा कि आप लोग को परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लोग इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 है कि संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। यहाँ पर संघनन का सिद्धांत का बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अधिगम, बी स्मृति, सी अभिप्रेरणा, डी सृजनात्मकता। ये चार ऑप्शन जो दिया गया है आप लोगों को इसमें से बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्त मेरे, ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा ना, ये स्मृति जो हो जाएगा ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्मृति जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 है आप लोगों के लिए, 14 नंबर प्रश्न, कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन है मानसिक विकास से भिन्नता का विकास, बी अनियमित विकास का नियम, सी द्रुतगामी विकास का नियम, डी कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम। इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसके लिए सही हो जाएगा। तो शारीरिक विकास जो हो जाएगा ना दोस्त, ये जो हो जाएगा, ये द्रुतगामी विकास का जो है एक प्रमुख नियम है, ठीक है ना। ये द्रुतगामी विकास का जो है एक नियम है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। द्रुतगामी विकास का नियम जो हो जाएगा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 है आप लोग को, कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? यहाँ पर देखिए मूल्यांकन वाला इसीलिए कह रहे हैं दोस्त, आप लोग के लिए एक एक प्रश्न को आप लोग के लिए चुन चुन कर जो है मैं आप लोग के लिए इस चैनल के माध्यम से आप लोग के समक्ष लाता हूँ। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन जो दिया है कि शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, बी शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, सी जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, डी यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार से अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और सुधार किया जा सकता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक होता है, ये प्रश्न है और ये चार आप लोग के पास ऑप्शन है। तो दोस्तों ये प्रश्न को ऑप्शन पढ़ने के बाद में भी आप लोग को लग गया होगा, ये ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसीलिए आवश्यक होता है, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जा रहा है, दर्ज किया जाता है या सुधार किस प्रकार किया जा सकता है। यही जो होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का लिए आवश्यक होता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 है कि ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ उदाहरण है। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ उदाहरण है। ऑप्शन है आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाने हेतु अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि। ऑप्शन सी है परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। ऑप्शन डी है कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि। ये चार ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर दिए हुए हैं। इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ग्रेडिंग, कोडिंग और अंकन और क्रेडिट संचय की अगर बात की जाए ना, तो ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा, यानी कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना जो विधि होती है ये होती है, ठीक है ना। ग्रेडिंग, कोडिंग और अंकन और क्रेडिट जो होती है ये अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि की आकलन की ये गणना विधि होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 17 नंबर, कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? यानी कि संविधान का कौन सा संशोधन किया गया जो दोस्तों जिसमें शिक्षा को एक मौलिक अधिकार मान लिया गया? ऑप्शन है 25वां संशोधन, बी 86वां संशोधन, सी 22वां संशोधन, डी 52वां संशोधन। तो ये चार संशोधन दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को बताना है कि कौन सा संशोधन के बाद शिक्षा जो है एक मौलिक अधिकार बन गया। तो ये ऑप्शन बी जो है ना, ये 86वां संशोधन के बाद दोस्तों शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया, ठीक है ना। शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 है कि सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न आप लोग के पास ऑप्शन है आप लोग के पास, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न में ये प्रयोग नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना, जिसमें ये निगेटिविटी जुट गया तो ये भी काम खत्म है। तो सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों ये जो है सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उन साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में जो है प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के लिए।
तो ये ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 है कि निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। ऑप्शन है सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित करने के लिए अवसर नहीं मिलना, सी रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, डी विद्यालय में पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना करना। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न की अगर बात की जाए ना, तो सामाजिक रूप से वंचित लोगों की एक समस्या जो है, ये जो है ये नहीं है। लेकिन प्रश्न नहीं है पूछ रहा है, इसलिए ये प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि सृजनशीलता को पोषित होने का अवसर नहीं मिलना जो हो जाएगा, ये सामाजिक रूप से वंचितों की समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन है एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, सी है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, डी है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ भी ठीक है ना, यहाँ भी नहीं पूछ रहा है। तो निगेटिविटी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन कौन सा इसके लिए सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए अगर फटकार लगाएंगे तो भाई वो काहे कैसे सीख पाएगा, बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। ठीक है ना। तो अति संवेदनशील बच्चों को सीखने की मदद के लिए ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये तरीका जो है उपयुक्त नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 21 है कि किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सांकेतिक भाषा की बात की जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, सांकेतिक भाषा का प्रयोग। आप लोग इन प्रश्नों का लेवल देखकर ही आप लोग को पता लग रहा होगा कि कितने महत्वपूर्ण, कितने आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सब चीज। तो आप लोग लगातार जो है रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना, चैनल पर बने रहिए। ऑप्शन है इसके लिए दृष्टि दोष युक्त बच्चों के लिए, मुख बाधिर बच्चों के लिए, मंद बुद्धि के बच्चों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सांकेतिक भाषा का दोस्तों प्रयोग कब किया जाता है, ये समझ जाइए कि ये मुख बाधिर बच्चों के लिए, ठीक है ना, ये यानी मुख बाधिर मतलब गूंगा और बहरों के लिए। क्योंकि दृष्टि दोष युक्त बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा क्या प्रयोग, जब उसका दृष्टि खराब रहेगा तो वो क्या देखेगा। मंद बुद्धि का बच्चा के लिए ये सांकेतिक भाषा का क्या मतलब बनता है। मुख बाधिरों के लिए आप लोग देखते होंगे अपने न्यूज चैनल पर कि मुख बाधिरों के लिए इशारे से जो सांकेतिक भाषाओं से जो है उन लोगों को समझाया जाता है। ठीक है ना। तो वो सांकेतिक भाषा जो है ये बाधिर बच्चों के लिए जो है ये शिक्षा हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न को जो आप लोग देखिएगा बिल्कुल ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 है कि शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित करता है, कर सकता है, कैसे भाई कर सकेगा। उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, अब ऑप्शन बी है उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, सी उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, डी उनमें प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। तो ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं ना, इसमें जो सृजनात्मक विचारों का जो प्रोत्साहन जो है दोस्तों, ये ऑप्शन जो आप लोग को बी जो हो जाएगा। यानी कि उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों को सोचने के लिए कहकर जो है ये सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहित एक शिक्षक द्वारा किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 आप लोग को है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, यह विशेषता है, किसकी विशेषता है भाई। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, यह विशेषता किसका है। प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की,
डी इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों, ये जब समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता और ये जितनी सारी जो आप लोग के यहाँ पर जो गुण दिए हुए हैं, ये एक सृजनशील बालक में होता है, ठीक है ना? ये सृजनशील बालकों की जो है ये विशेषता होती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न आप लोग के 24 नंबर है, आज का 24वां प्रश्न है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सामाजिक अधिगम, बी अनुबंधन, सी प्रायोगिक अधिगम, डी आकस्मिक अधिगम। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि ये क्या कहलाएगा। तो दोस्तों, यह जो हो जाएगा ना, ये सामाजिक अधिगम कहलाता है, ठीक है ना? ये सामाजिक अधिगम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कि ये कोहलर कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, कोहलर जो है ये क्या सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक क्या होता है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञात्मक स्वीकार्य है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। इन 4 ऑप्शनों में से ये कोहलर क्या सिद्ध करना चाहते थे? सीखना ये किस प्रकार की क्रिया है, ये बताना है आप लोगों को। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ना, कि कोहलर के अनुसार जो है सीखना जो है एक संज्ञात्मक स्वीकार्य है, ठीक है ना? ये संज्ञानात्मक जो है ये स्वीकार्य है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 26 है कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, डी कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। अधिगम की जो सर्वोत्तम अवस्था जो हो जाएगा ना, ये आप लोग को प्रश्न पढ़ने से ही मालूम चल जाएगा कि भाई इसमें संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए, लेकिन उसमें कोई भय नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ये अधिगम की सबसे सर्वोत्तम जो है ये अवस्था है, ठीक है? तो ये ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 27 है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह मदद करता है? अनुशासन की बात की जा रही है यहाँ पर। ऑप्शन है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए, बी चुप्पी साधी रखने के लिए, सी शिक्षकों को निर्देश देने में, डी बच्चों को उनके पाठ रटकर याद कराने में। तो अनुशासन किसमें ये अनुशासन जो है अधिगम वातावरण में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये आप लोग को बताना है। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ना आप लोग को दोस्तों, ये जो हो जाएगा ये आप लोग को कि बच्चों की अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए दोस्तों, ये अनुशासन जो है ये अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है? ये बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है, यानी कि आज का 28वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने के लिए अवसर प्रदान करता है? ऑप्शन है व्यवहारवाद, बी संज्ञावाद, सी रचनावाद, डी ज्ञानवाद। ये 4 ऑप्शन जो है आप लोग को चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसके लिए सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जहाँ तक ये बात की जाए ना, यहाँ पर बाद की बात की जा रही है, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा, ये ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रचनावाद जो होता है ना, बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है। ये रचनावाद हो जाएगा, ठीक है ना? ये रचनावाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 29 देखिए, फिर जीन पियाजे जी आ गए यहाँ पर कि जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है?
जिन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? ऑप्शन है 8 अवस्था, 5 अवस्था, 6 अवस्था, 4 अवस्था। ये 4 ऑप्शन जो है, इन चारों में से आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, जिन पियाजे की अगर संज्ञात्मक विकास की अवस्थाओं की अगर बात की जाए ना, तो ये जो है 4 अवस्थाओं की व्याख्या उनके द्वारा की गई है। ये 4 अवस्थाओं के द्वारा इनकी व्याख्या की गई है। तो ये ऑप्शन डी जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 है। 30 नंबर प्रश्न है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ये आज का आप लोग को लास्ट प्रश्न है। और आप लोग इतने शानदार सेक्शन कह रहे हैं, इतने शानदार सेक्शन यानी कि सीडीपी सेक्शन को, इस शानदार सेशन को आप लोग इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिए। ऑप्शन है यहाँ पर उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ऑप्शन है ए सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता। बी बिना विचारे जल्दीबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। सी चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। डी असफलता से बचे रहने की प्रवृत्ति। ये 4 ऑप्शन जो है, इनमें से आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा की अगर बात की जाए ना, तो ये ऑप्शन सी जो हो जाएगा ना, यानी कि चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की जो प्रवृत्ति जो हो जाएगी, ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, उपलब्धि अभिप्रेरणा के बारे में। तो आप लोग को दोस्तों देखिए, मैं आधे घंटे के बस 1 मिनट 2 मिनट जो है अधिक है आप लोगों को। तो इतना आधे घंटे में आप लोग को 30 शानदार प्रश्नों को आप लोग को एक शानदार सेशन में लेकर आप लोग के समक्ष में उपस्थित कर दिया हूँ। और आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इसी तरह के महत्वपूर्ण क्लास पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी जो है इस वीडियो का अवश्य लाभ उठाएं। और इसका ये पार्ट नंबर 5 है, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसके 4 और प्रैक्टिस सेट जो हैं हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप लोग उसको अगर अभी तक नहीं देखे हैं, उसको भी अवश्य देख लीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। एक और नया वीडियो, एक और नया शानदार आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों।